Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chemistry 9th class, chapter 3, that is about periodic table and periodicity of properties. It is a PTP book. Today we are having a second lesson of this chapter, and in this lesson we used to study periodicity of properties. Periodicity of properties. Periodicity means tendency of being repeated after specific intervals. कि स्पेसिफिक रेगुलर इंटरवल्स के बाद रिपीट होने की जो टेंडेंसी है उसको कहते हैं पीरियडिसिटी। अब यहाँ पे पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज मींस प्रॉपर्टीज का आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स रिपीट होना, जैसे हम पिछले लेसन में डिस्कस कर चुके हैं पीरियोडिक टेबल के केस में कि प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की जो है आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल्स रिपीट होती हैं और इसी वजह से एलिमेंट्स को जो है वो न्यू पीरियड्स में लिखना स्टार्ट किया जाता until के when period completed again repetition of properties started and new period जो है it was started। कि एलिमेंट्स को एक पीरियड में जब अरेंज किया जा रहा होता था तो मखसूस इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी और रेपिटेशन जब वो स्टार्ट हो जाती है इसलिए नया पीरियड शुरू कर दिया जाता। तो ये चीज आज हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम देखते हैं जो कि पीरियडिसिटी शो करती हैं। इसमें सबसे पहले आपको एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस के बारे में बताया जा रहा है। अगर हम एटॉमिक साइज को देखते हैं तो स्टूडेंट्स यू नो एटम इज वेरी स्मॉल। एटम बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है। जैसे मैंने आपको इसका फर्स्ट चैप्टर में भी कॉन्सेप्ट दिया था कि एक फुल स्टॉप जहां पे हम लगाते हैं, ये देखिए एंड पे फुल स्टॉप आता है हर लाइन के एंड पे, उस एक फुल स्टॉप की जगह 2 मिलियन एटम आ सकते हैं। अब 1 मिलियन 10 लाख का होता है, इट मीन्स कि 20 लाख एटम इकट्ठे करें तो वो एक फुल स्टॉप वाली जगह पर आ जाएंगे। तो हम एक एटम जो है उसको कैसे देख सकते हैं या उसका वजन कैसे कर सकते हैं, उसका साइज कैसे मेजर कर सकते हैं। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर साइज ऑफ एन एटम। तो बताया कि इनकी कोई डिफाइंड बाउंड्रीज भी नहीं होती, इनका साइज जो है एटम्स का वो फिक्स हो पाए। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर साइज ऑफ द एटम। जो कॉमन मेथड इसके लिए यूज होता है टू डिटरमिन साइज ऑफ एन एटम, इसके लिए हम ये अज्यूम करते हैं कि एटम्स जो हैं दे आर स्फीयर्स। एटम्स को स्फेरिकल फॉर्म में कंसीडर करते हैं और हम कहते हैं कि व्हेन टू एटम्स आर लाइंग वेरी क्लोज टू ईच अदर सो दैट दे टच ईच अदर, कि दो एटम एक दूसरे के बहुत करीब करीब अगर हों, ऐसे कि दूसरे को टच कर रहे हों, then half of the distance between the centers of these two bonded atoms, इनको हम bonded atoms क्यों कहेंगे कि आपस में टच कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हैं। तो इन दो एटम्स के न्यूक्लियई का जो दरमियानी फासला है अगर हम उसका हाफ ले लें तो ये एटॉमिक रेडियस होता है, जिसको देखें यहाँ आर से शो किया। ये कार्बन एटम्स दो शो किए हैं जिनके न्यूक्लियई का जो दरमियानी फासला है उसको वो है 154 पिकोमीटर। एक पिकोमीटर जो है वो 10⁻⁻12 मीटर के इक्वल होता है। तो न्यूक्लियई का दरमियानी फासला कार्बन एटम्स का जो उसको 154 पिकोमीटर, उसको 2r से रिप्रेजेंट किया है। 2r मीन रेडियस का डबल, क्योंकि इसमें दो एटम के रेडियई आ रहे हैं तो रेडियस को r से शो किया है तो दरमियानी डिस्टेंस फिर 2r के इक्वल हो गया। तो रेडियस कितना हुआ, इसी का हाफ किया तो 77 पिकोमीटर जो है ये एटॉमिक रेडियस एटम का हुआ। और एटॉमिक रेडियस से हम एटम का जो साइज है उसको डिस्क्राइब करेंगे। देखो यहाँ एग्जांपल के तौर पे यही चीज थी जो उन्होंने डिस्कस भी की है कि डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियर टू कार्बन एटम जो है एलिमेंटल फॉर्म में 154 पिकोमीटर है। इट मींस के हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस जो है दैट इज 77 पिकोमीटर, it will be radius of carbon atom. It is mentioned as we move from left to right in a period. एक पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, although atomic number increases, एटॉमिक नंबर तो बढ़ता है, yet जो साइज है एटम्स का इट डिक्रीजेस ग्रेजुअली। अब ये प्रॉपर्टी में पीरियडिसिटी को एक्सप्लेन करेंगे। पहले पीरियडिक प्रॉपर्टी के अंदर चेंज बताएगी कि प्रॉपर्टी क्या है, एटॉमिक साइज, और वो कम होता जा रहा है। एटॉमिक साइज जो है, एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर, लेकिन एटॉमिक साइज ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाता है।
अब इसकी वजह क्या है? इट इज बिकॉज विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर, कि जैसे एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज होता है, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस ग्रेजुअली। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ मोर एंड मोर प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स जो है, हर स्टेप पे एक प्रोटॉन का इजाफा हो जाता है, तो इससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा पहले एक्सप्लेन कर लूं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्टूडेंट्स कहते हैं नेट पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, नेट पॉजिटिव चार्ज ऑफ nucleus experienced by an electron in any shell। किसी भी शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो न्यूक्लियस का नेट पॉजिटिव चार्ज है उसको अफेक्ट करेगा, या वो चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन जिस चार्ज को एक्सपीरियंस करेगा उसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। क्योंकि जो टोटल चार्ज न्यूक्लियस का है, टोटल पॉजिटिव चार्ज, ये बाहर वाले हर इलेक्ट्रॉन पे नहीं अप्लाई होगा। वजह क्या होती है कि जो दरमियान में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस और किसी भी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फाइंड करना चाहते हैं, उस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान में आने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके रिपल्शंस की वजह से न्यूक्लियस का कुछ जो चार्ज होता है वो कैंसिल हो जाता है, तो नेट चार्ज जो है वो टोटल से हमेशा कम होता है। इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को मैं पहले एक्सप्लेन कर लेता हूं, उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल के तौर पे रखी है। पोटाशियम के एलिमेंट के केस में ये देखें, ये शेल्स हैं, ये जो शो किए गए ये डिफरेंट शेल्स हैं। ये न्यूक्लियस के बाहर ये पहला शेल है, ये दूसरा है, तीसरा है, ये चौथा, 4 शेल यहाँ पे शो किए गए हैं। अब इनकी नंबरिंग हम कैसे करते हैं? बाहर से अंदर की तरफ हमने करनी है। फॉर एग्जांपल, जिस शेल के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन मौजूद है जिसके ऊपर हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो ये वाला शेल है, बाहर वाला, उसको आपने n नंबर दिया, उसके अंदर वाले को n-1, उसके अंदर वाला n-2, फिर n-3। अब इनके लिए जो चार्ज की वैल्यू है वो क्या है? जो सबसे बाहर वाला शेल होगा जिसके अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका जो होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो फाइंड करेंगे उसकी वैल्यू होगी 0.35। उसके अंदर वाला जो n-1 वाला है उसकी 0.85। उसके अंदर वाले जितने हैं सबकी 1-1 होती है। ये है s और p इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अगर ओनली s इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए याद रखना, उसके लिए ओनली 0.30 होती है। s इलेक्ट्रॉन के लिए पहला शेल में s इलेक्ट्रॉन जो उसकी सिर्फ 0.30 होती है। तो s और p की मैंने ये बताई वैल्यूज। जबकि डी और एफ की सूरत में जो है, जो पहला शेल होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन हमारा मौजूद है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनके लिए हम करेंगे 0.35। उसके अंदर वाले जितने भी हैं सबकी 1-1 होती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन हमारा जो है अंडर कंसिडरेशन वो जिस शेल में है उसके लिए हम 0.35 करेंगे उस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और बाकी अंदर वाले सबके लिए 1-1 काउंट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पोटाशियम का एलिमेंट मैंने लिया जिसके अंदर 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आपके सामने है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s1। अब ये जो चौथा इसका जो शेल है जिसमें कि s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इसके ऊपर हम देखना चाहते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है। अब इस शेल में चूंकि और तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लिहाजा इसके लिए ये n वैल्यू जो है हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, n वैल्यू 0 कंसिडर होगी। उसके बाद जो उसके अंदर वाला शेल है n-1, उसकी वैल्यू मैंने बताई 0.85 है। और 0.85 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि इस शेल में देखें 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। अब उसके अंदर वाला शेल जो है ये है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने, 6+, उसमें भी 8 हैं, लेकिन इसके लिए वैल्यू क्या होनी, 1 होनी है, तो 1 × 8 किया। फिर सबसे अंदर वाला शेल जो n-3 हमने काउंट किया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनके लिए भी वैल्यू 1 होनी, तो 1 × 2। अब इन सबको सॉल्व करेंगे तो आंसर है हमारे पास 16.8। ये जो 16.8 वैल्यू आ रही है ये है स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहलाता है, जिसको हम शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कंसिडर करते हैं। तो उसकी जो वैल्यू है अगर हम कैलकुलेट करना चाहें शील्डिंग इफेक्ट को,
यह स्क्रीनिंग इफेक्ट जो उसको स्क्रीनिंग कांस्टेंट से शो किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, तो ये वैल्यू हमारे पास स्क्रीनिंग कांस्टेंट की आई है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसके इक्वल होगा? न्यूक्लियस के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होगा, उसको Z से शो किया, माइनस सिग्मा। अब ये सिग्मा क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट, जो कि हमने 16.8 फाइंड किया। पोटेशियम के केस में जो एटॉमिक नंबर है वो 19 है, लिहाजा Z की वैल्यू 19 है, तो 19 में से 16.8 को माइनस किया तो 2.2 हमारे पास वैल्यू आई। अब ये 2.2 जो है ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। आपने देखा कि पोटेशियम में वैसे तो 19 प्रोटॉन थे, तो 19 चार्ज था, पॉजिटिव 19, लेकिन सिर्फ 2.2 जो चार्ज है ये पोटेशियम के इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो असरअंदाज होगा जो फोर्थ शेल के अंदर मौजूद है। वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। हम एटॉमिक साइज जो उसको डिस्कस कर रहे थे, तो एटॉमिक साइज एटॉमिक रेडियस के हवाले से हमने ये देखा था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ये इंक्रीज होता है ग्रेजुअली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब तरीका मैंने आपको कैलकुलेशन का बता दिया, आप कैलकुलेट कर सकते हैं अदर एलिमेंट्स के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस, और आप देखेंगे कि ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पीरियड में इंक्रीज होता है। उसकी वजह क्या है कि हर स्टेप पे एक एक प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में इंक्रीज होता जाता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इट इज आल्सो टेकिंग प्लेस इन द सेम शेल इट इज देयर। अगर हम एक पीरियड में देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन जो है वो सेम शेल में हो रही होती है, लिहाजा शेल्स की तादाद नहीं बढ़ती, शेल्स की तादाद वही रहती है और अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ता जाता है। यही वजह है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मुसलसल बढ़ता है। दरमियान में आने वाले जो शेल्स हैं चूंकि उनकी तादाद नहीं बढ़ रही, तो जिन इलेक्ट्रॉन्स ने शील्डिंग इफेक्ट पैदा करना था वो इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी तादाद नहीं बढ़ रही, तो शील्डिंग इफेक्ट इसमें सेम रहेगा। पीरियड के अंदर शील्डिंग इफेक्ट जो है वो सेम रहेगा और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, इस चीज को क्लियर रखना है आपने कि शील्डिंग इफेक्ट एक पीरियड के अंदर जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी तादाद नहीं बढ़ रही, जबकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मुसलसल बढ़ रहा है। यही वजह है कि साइज कम होगा। पता है कि देयर इज ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज व्हिच इंक्रीजेस ड्यू टू एडिशन ऑफ प्रोटॉन्स। जस्ट रिपीट की वो बात उन्होंने। तो दिस फोर्स पुल्स डाउन और कंट्रैक्ट्स द आउटर मोस्ट शेल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। अब इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट शेल है वो न्यूक्लियस के करीब आ जाता है। फॉर एग्जांपल अब एटॉमिक साइज जो है सेकंड पीरियड के अंदर देखें, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स दिए हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो एटॉमिक रेडियाई लिथियम का है 152 पिकोमीटर, आगे मुसलसल अब देखें 113, 88, 77, 75, 73, 71, 69। तो नियॉन पे आपने देखा साइज वो सबसे कम हो गया। तो साइज ऑफ एटम्स और देयर रेडियाई जो है दे इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए बढ़ते हैं। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि हर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर एक न्यू शेल जो इलेक्ट्रॉन्स का वो ऐड हो जाता है। अब जैसे शेल्स की तादाद बढ़ेगी तो आपने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेशन में देखा है कि उसमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो है वो बढ़ जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। पता है कि विच डिक्रीजेज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो लाजिम बात है कम होना है। आप यहां से देख रहे हैं कि जिस कदर स्क्रीनिंग कांस्टेंट बढ़ेगा, अब स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैसे बढ़ना है? ये इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉनिक शेल्स जो इनकी तादाद बढ़ने से। तो जिस कदर स्क्रीनिंग कांस्टेंट बढ़ेगा इसको हमने न्यूक्लियस के चार्ज में से माइनस करना है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आना है। जैसा न्यूक्लियर चार्ज मुसलसल कम होता जाएगा इसमें ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम जब हम ग्रुप में आते हैं। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो किसी भी ग्रुप के अंदर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया कि डिक्रीजेस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के दरमियान में लाजिम बात है कि शेल्स बढ़ रहे हैं, शेल्स की तादाद के बढ़ने की वजह से उन्होंने बात की है। वैसे एक बात याद रखें कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब हम कैलकुलेट करते हैं एक ग्रुप के अंदर, तो एक ग्रुप में वो हमें सेम मिलता है। यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में आप कह सकते हैं कि इंक्रीज नहीं आता,
ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता नहीं है। जो शील्डिंग इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट वो जरूर बढ़ रहा है। हर स्टेप पे शील्डिंग इफेक्ट एक शेल के इजाफे की वजह से जो है वो बढ़ रहा है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि शील्डिंग इफेक्ट तो बढ़ता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों नहीं बढ़ता ग्रुप के अंदर। तो देखें, हर स्टेप पे इरेगुलर, एक तो इरेगुलर इंक्रीज आता है एटॉमिक नंबर के अंदर। जैसे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है जितनी भी बढ़ेगी उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ जाएगा। अगर आप कैलकुलेशन में देखते हैं तो यहाँ पे जिस कदर इस वैल्यू ने बढ़ना है उसी कदर जेड की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। यानी जितना इंक्रीज सिग्मा के अंदर आएगा उतना इंक्रीज जेड के अंदर आ जाता है। यही वजह है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो सेम रहता है। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट मुसलसल बढ़ता जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीज नहीं आएगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एटॉमिक साइज जो है लिथियम का 152, उसके नीचे सोडियम का देखें 186, फिर पोटेशियम का 227, रुबेडियम का 248, सीजियम का 265। तो ये क्यों साइज बढ़ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक शेल्स जो हैं उनकी तादाद बढ़ रही है और इलेक्ट्रॉन्स की जो रिपल्शंस होती हैं उनकी वजह से साइज बढ़ जाता है। पता है कि द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है इट हैज स्लाइट वेरिएशंस व्हेन वी कंसीडर दिस सीरीज इन अ पीरियड। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जहाँ पे आ जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, आपने सेंटर वाले एलिमेंट्स देखे हैं, तो उनमें ये जो ट्रेंड है एटॉमिक साइज की इसमें कुछ वेरिएशंस आ जाती हैं, कुछ इरेगुलरिटीज आ जाती हैं उसमें। एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट्स बताया कि फर्स्ट रिड्यूसेस, ये एटम जो पहले कंट्रैक्ट करता है एंड देन जो आगे बाद में एलिमेंट्स आते हैं उनके एटॉमिक साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एंड फोर्थ पीरियड में एग्जांपल के तौर पे उन्होंने दी है। तो उसकी वजह क्या होती है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मसन होते हैं तो इनर शेल्स उनके जो हैं दे आर इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन, इनकम्प्लीट इनर शेल्स आ जाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी आगे आ रही है शील्डिंग इफेक्ट, जिसको हम डिस्कस भी अभी कर भी रहे थे। The electrons present between the nucleus and the outermost shell of an atom reduce the nuclear charge felt by the electrons present in the outermost shell. इसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। बताया कि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान, मसलन देखें ये न्यूक्लियस है और ये बाहर वाला शेल जो वो वैलेंस शेल होगा, उसके दरमियान जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शंस की वजह से बाहर वाला इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज को जो फील करता है वो बहुत कम फील करता है। आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो बहुत रिड्यूस हो जाती है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ये पोटेशियम में देखें और ज्यादा शेल्स हो गए। तो देखिए the attractions of outer electrons towards nucleus, it is partially reduced because of presence of inner electrons। कि बाहर वाला जो शेल है उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की जो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शंस थी वो रिड्यूस हो जाती हैं पार्शली, यानी जुजवी तौर पर जो है रिड्यूस, उसमें कुछ रिडक्शन आ जाती है। किस वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, जो वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान मौजूद शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस लेस न्यूक्लियर चार्ज देन दैट ऑफ द एक्चुअल चार्ज। अब उसका रिजल्ट क्या होगा कि वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज के निस्बत थोड़ा चार्ज एक्सपीरियंस करता है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पोटेशियम का चार्ज तो 19 है, लेकिन जो ये चौथे शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन फील कर रहा है चार्ज वो कितना है? वो 2.2 है। कि एक्चुअल चार्ज जो है वो अफेक्ट नहीं करता वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको ZeFF के साथ शो किया, it means that the electrons present in the inner shells बताया कि screen or shield the force of attraction of nucleus which is felt by the valence shell electrons। कि न्यूक्लियस की जो अट्रैक्टिव फोर्स वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे लगनी थी
वो सारी नहीं लग सकती। दरमियान में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक शील्ड का काम करते हैं कि वो फोर्स से शील्ड हो जाती है, फोर्स का कुछ हिस्सा कैंसल हो जाता है। तो यही वजह मैंने आपको बताया था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। इट इज अ नेट पॉजिटिव चार्ज which is felt by the electrons present in the valence shell or in any shell। जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज जितना वो फील करेंगे, जितना उनके ऊपर जो है वो अप्लाई होगा, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उन इलेक्ट्रॉन्स का। इट मींस that electrons which are present between the nucleus and valence shell, what they do, they shield the force of attraction of nucleus, and it is called shielding effect। With increase of atomic number, the number of electrons in an atom also increases। जैसे atomic number बढ़ता है तो electrons की तादाद भी साथ साथ बढ़ती जाती है, and that results in the increase of shielding effect। तो उसका रिजल्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाए। और ये भी याद रखें कि जो ग्रुप के अंदर इंक्रीज आएगा, जैसे कि हर स्टेप एक एक शेल बढ़ेगा, वहां पे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। पीरियड के अंदर शील्डिंग इफेक्ट जो है वो सेम रहता है, क्योंकि पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं, हर नया इलेक्ट्रॉन सेम पीरियड में आ रहा होता है, और सॉरी सेम शेल में आ रहा होता है। एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए हर नेक्स्ट एलिमेंट पे जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो सेम शेल में आता है, लिहाजा शील्डिंग इफेक्ट में चेंज नहीं आती, पीरियड के अंदर वो सेम रहता है। लेकिन ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट मुसलसल, शील्डिंग इफेक्ट के ग्रुप के अंदर मुसलसल बढ़ेगा, क्योंकि हर स्टेप एक एक शेल बढ़ रहा है। मतलब कि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ग्रुप में नीचे आते हुए शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है रेडिट टेबल में। ये जैसा कि यहाँ पे उन्होंने डायग्राम में भी शो किया कि शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे जो पोटाशियम का होगा, इट विल बी मोर एज कंपेयर टू दैट ऑफ सोडियम एटम, क्योंकि साइज पोटाशियम का ज्यादा है। बिकॉज ऑफ दिस इट इज इजी टू टेक अवे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पोटाशियम। अब पोटाशियम के वैलेंस शेल में से अगर किसी इलेक्ट्रॉन को हम निकालना चाहते हैं तो हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बहुत कम है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत कम है। सिमिलरली बताया कि शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीजेस इन अ पीरियड इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ पे देखें उन्होंने ये जो बात की कि शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज होता है पीरियड में, ऐसे नहीं है। पीरियड के अंदर जो शील्डिंग इफेक्ट है वो सेम रहता है, क्योंकि पीरियड में कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो सेम शेल में आता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी बुक में दी हुई है, जब आप सिलेबस चेंज होगा तो ये अपडेट हो जाएंगी। अब याद रखें कि पीरियड के अंदर शील्डिंग इफेक्ट जो है वो सेम रहेगा, और शील्डिंग इफेक्ट ग्रुप में ऊपर से नीचे इंक्रीज होता है। ये शील्डिंग इफेक्ट की कैलकुलेशन थी। स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैसे फाइंड करना है, जो कोई शील्डिंग इफेक्ट को एक्सप्लेन करेगा, और उसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कैसे लेते हैं कि हम Z में से सिग्मा को माइनस करते हैं। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, इट इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम व्हेन इट इज देयर इन गैसियस आइसोलेटेड फॉर्म। आइसोलेटेड फॉर्म में, वो गैसियस स्टेट में कोई भी एटम है, उसके वैलेंस शेल यानी सबसे बाहर वाले शेल में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। क्योंकि देखिए जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो एटम आयन बन जाता है, क्योंकि आयन फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए को कहा जा रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी। प्रोसेस आयोनाइजेशन का हो रहा है, और इसके लिए जो एनर्जी यूज होगी दैट इज बीइंग कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, और बताया कि अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इंक्रीजेस। अगर आप किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं तो वो आयन बन चुका है, पॉजिटिव चार्ज वाला आयन बन चुका है। अब उसमें से अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस की जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज्यादा हो जाती है। पता है कि if there is only one electron in the valence shell, then energy required to remove it will be called fast ionization energy। जिस तरह कि यहाँ पे सोडियम के केस में जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो 496 किलोजूल पर मोल है, जिसका मतलब ये हुआ कि एक मोल
यानी एवोगैड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10^23 सोडियम एटम्स हमारे पास हों, उनमें से सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और 1 मोल सोडियम आयंस बनेंगे, तो 496 किलो जूल एनर्जी जो है वो यूज होगी। जब एनर्जी यूज हो रही है तो उसको पॉजिटिव साइन से शो किया जा रहा है। बट व्हेन देयर आर मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स, किसी वैलेंस शेल में अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दे कैन बी रिमूव्ड वन बाय प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर एनर्जी, क्योंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, थर्ड के लिए और ज्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि सच एज ग्रुप 2 and 3 एलिमेंट्स जो हैं they have more than 1 electrons in their shells, therefore they will have more than 1 ionization energy values. Like if we move from left to right in a period, the value of ionization energy increases. पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव कर रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। अब उसकी वजह क्या है, आप पहले देख चुके हैं एटॉमिक साइज के हवाले से कि एटॉमिक साइज रिड्यूस होता है लेफ्ट टू राइट जाते हुए, एटॉमिक साइज रिड्यूस होता है, और जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर हेल्ड स्ट्रांगली बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के करीब आ गए हैं और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो कि बढ़ता जाता है, उसके बढ़ने की वजह से जो लेफ्ट टू राइट जाते हुए जो एलिमेंट भी राइट साइड पे आएगा वो जितना भी राइट पे दूर आएगा तो उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उस पर ज्यादा होगा, लिहाजा उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इलेक्ट्रॉन जो है इट विल बी डिफिकल्ट टू रिमूव इट। देयरफॉर बताया कि एलिमेंट्स ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो है दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जीज एज कंपेयर टू दोज व्हिच आर ऑन राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सो ये सेकंड पीरियड जो उसके लिए शो भी किया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम की है वो 520 है, आगे मुसलसल ये इंक्रीज होती जा रही है और नियॉन के केस में 2081 किलो जूल पर मोल जो है एनर्जी है, जो कि बहुत ज्यादा हो चुकी। अब हम ग्रुप में देखते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी की क्या ट्रेंड है। ग्रुप में जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो मोर एंड मोर शेल्स जो हैं दे लाई बिटवीन द वैलेंस शेल एंड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान आने वाले जो शेल्स हैं यही तो शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। शील्डिंग इफेक्ट लिहाजा ज्यादा से ज्यादा होता जाएगा। These additional shells बताया कि reduce the electrostatic force felt by the electrons present in the outermost shells। तो वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन पे जो न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स थी वो कम होती जाएगी, एंड रिजल्टेंटली व्हाट विल हैपन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे कैन बी टेकन अवे इजीली, हम आसानी से उन इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। लिहाजा आयोनाइजेशन एनर्जी इन एलिमेंट्स की जो डिक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। यहाँ पे देखें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के केस में लिथियम की 520 थी जो मुसलसल कम होते हुए सीजियम के केस में सिर्फ 377 है, यानी थोड़ी एनर्जी है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है इट इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड व्हेन वी ऐड एन इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड मीन कि बाकी एटम से अलग किया हुआ कोई एटम और गैसियस स्टेट में हो, उसके वैलेंस शेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो उस एटम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाती है। ये एग्जांपल के तौर पर आपको फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दी गई है 328 किलो जूल पर मोल, कि फ्लोरीन के एटम में अगर एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड करते हैं तो उससे फ्लोराइड आयन बनता है। अगर 1 मोल फ्लोरीन के एटम्स हों, यानी एवोगाड्रो नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स हों, उसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे तो एवोगाड्रो नंबर ही यानी 1 मोल ही फ्लोराइड आयंस बनेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है दैट विल बी 328 किलो जूल, और नेगेटिव साइन शो की कि ये एनर्जी रिलीज होगी। अब एनर्जी क्यों रिलीज होगी, क्योंकि न्यूक्लियस की जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगी, अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से एनर्जी रिलीज होगी। अफिनिटी का बताया कि अफिनिटी का मतलब क्या, अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मींस टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन एनायन, कि किसी एटम के अंदर ये टेंडेंसी कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे और एनायन बनाए। एनायन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज वाले आयंस।
फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की डिस्क्राइब की 328 किलो जूल पर मोल है, मींस के 1 मोल एटम्स ऑफ फ्लोरीन जो है दे रिलीज 328 किलो जूल ऑफ एनर्जी टू फॉर्म 1 मोल ऑफ फ्लोराइड आयंस। अब यहाँ पे डिस्कस किए गए ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज का बताया कि दे इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। बिल्कुल इसी तरह जैसे आयनाइजेशन एनर्जी की ट्रेंड आपने देखी है, ये भी वैसे ही है और फैक्टर्स भी सेम है जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी वही अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखें लिथियम के केस में 60 किलोजूल पर मोल थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और आगे आप अगर जा रहे हैं तो फ्लोरीन के केस में कितनी है, 328 किलो जूल पर मोल जो है वो एनर्जी यूज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, सॉरी उसमें एनर्जी के रिलीज होगी जब इलेक्ट्रॉन को आप ऐड करेंगे तो, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा टेंडेंसी थी इलेक्ट्रॉन को लेने की, अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा थी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा था, साइज भी कम है, इसलिए बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। यहाँ पे नियन के नीचे 0 शो किया है क्योंकि देखिए नियन का तो शेल पहले से कंप्लीट था, इसके अंदर टेंडेंसी नहीं थी इलेक्ट्रॉन लेने की, जैसा नियन का एटम जो है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जब अट्रैक्शन ही डेवलप नहीं होगी इलेक्ट्रॉन के लिए तो कोई यहाँ पे एनर्जी है वो रिलीज नहीं होगी। सारी नोबल गैसेस के अंदर जो है ऐसा ही केस है, उनके वैलेंस शेल ऑलरेडी कंप्लीट है। रीजन फॉर दिस इंक्रीज बताया इज एज द साइज ऑफ द एटम डिक्रीजेस इन अ पीरियड द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे साइज एटम का बढ़ता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है आने वाले इलेक्ट्रॉन पे बढ़ती जाती है। दैट मींस मोर इज अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन मोर एनर्जी विल बी रिलीज, कि जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ग्रुप के अंदर क्या ट्रेंड है, इन ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वजह क्या है, साइज एटम्स का इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, एंड विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम्स शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज होता है, और शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने से पोअर अट्रैक्शन होगी फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय द न्यूक्लियस एंड लेस एनर्जी विल बी रिलीज्ड। फॉर एग्जांपल साइज ऑफ आयोडीन एटम बताया कि इट इज बिगर देन क्लोरीन, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो आयोडीन की है इट इज लेस एज कंपेयर टू क्लोरीन। यहाँ पे इनको आपस में कंपेयर किया, फ्लोरीन के देखें 328 थी, मुसलसल कम होते हुए आयोडीन के जो वो 295 किलोजूल पर मोल है, क्योंकि साइज जो एटॉमिक साइज आयोडीन का है वो ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, it is the ability of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself in a molecule। जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है दो एटम्स की आपस में कॉम्बिनेशन से, आपस में मिलने से, तो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है शेयर करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके पेयर बनाते हैं जो दो एटम्स के दरमियान में रहेगा, दैट इज कॉल्ड शेयर्ड पेयर। ये भी चैप्टर 4 में हम एक्सप्लेन करेंगे इन चीजों को डिटेल से। अब उस शेयर्ड पेयर को दोनों एटम जो है वो अट्रैक्ट करते हैं आपस में एक दूसरे की तरफ, तो ये जो टेंडेंसी या एबिलिटी है किसी भी एटम की उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताया कि है, स्पेशली जब कोवलेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एलिमेंट्स जिनमें के कोवलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है, तो उस केस में ये प्रॉपर्टी जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि बॉन्ड्स जो बनते हैं वो पोलर कब होते हैं, नॉन पोलर कब होते हैं, ये चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम इसकी ट्रेंड देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ट्रेंड जो इट इज सेम एज आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जो कि उन दोनों की ट्रेंड्स देखी हैं, क्योंकि फैक्टर सिमिलर हैं जो अफेक्ट करते हैं इनको। ये इंक्रीज होती है इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज हायर जेड इफेक्टिव मीन के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है एंड इट शॉर्टन्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस का शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से, and this enhances the power of the nucleus to attract the shared pair of electrons towards itself। न्यूक्लियस की पावर जो है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की वो उससे एनहांस हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज जो है ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की वो दी गई हैं, लिथियम,
यहाँ पे ये अभी पीरियड जो आपको यहाँ पे दिया गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो इसमें अगर आप देखें तो लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 1 है, मुसलसल बढ़ रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन पे जाके 4 हो रही है। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो याद रखें, वो फ्लोरीन की है और वो 4 है। अदर एलिमेंट्स को जो वैल्यूज हैं वो फ्लोरीन से कंपेयर करके दी जाती है। और ग्रुप के अंदर आप देखें, ग्रुप में टॉप टू बॉटम ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, जैसा लिखा कि जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस। और जब साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर, वो कम हो जाती है, इट वीकन्स। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज जो 17 ग्रुप की हैं, ये आप देखें कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में फ्लोरीन के सबसे ज्यादा है और नीचे आयोडीन के सबसे कम हो गई है। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं। डिफाइन एटॉमिक रेडियस, ये सामने डिस्कस किया कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ क्लोजली स्पेस और एडजेसेंट एटम्स, इट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। व्हाट आर एसआई यूनिट्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई? एसआई यूनिट्स जो हैं वो तो लाजिम बात है कि मीटर ही होता है, लेकिन हम ये चूंकि बहुत स्मॉलर वैल्यू होती है उसको हम पिकोमीटर में शो करते हैं। 1 पिकोमीटर जो 10⁻12 मीटर के इक्वल होता है। वाई द साइज ऑफ एटम्स डिक्रीजेस इन अ पीरियड? पीरियड में एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है। फोर्थ क्वेश्चन के डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी, इट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन इट्स आइसोलेटेड गैसियस स्टेट फ्रॉम द वैलेंस शेल। पांचवा क्वेश्चन है कि व्हाई द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज हायर देन द फर्स्ट वन? बिकॉज इन केस ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, attractive force of nucleus on the remaining electrons increases, and as a result it is difficult to remove second electron from a cation, और वो cation बन जाएगा जिसको एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो पॉजिटिव चार्ज वाला है cation हो। छठा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन अ ग्रुप? आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में डिक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। उसका रिजल्ट क्या है? शील्डिंग इफेक्ट का इंक्रीज होना। शील्डिंग इफेक्ट का इंक्रीज होना जो है इसका इफेक्ट है और एटॉमिक साइज बढ़ता है, और चूंकि वैलेंस शेल न्यूक्लियस से दूर होता जाता है लिहाजा उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाता है। यही वजह है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में डिक्रीज होती है। सातवां क्वेश्चन, व्हाई द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज लेस देन दैट ऑफ मैग्नीशियम? सोडियम जो है और मैग्नीशियम ये इसमें सेम पीरियड में आते हैं, थर्ड पीरियड में मौजूद हैं ये, और सोडियम पहले आता है, मैग्नीशियम बाद में है। और पीरियड में हमें मालूम है कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। तो जो सोडियम है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैग्नीशियम की निस्बत कम है और जो साइज है वो बड़ा है। यही वजह है कि आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की जो है इट इज लेस देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। आठवां क्वेश्चन कि व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हैलोजेंस? हैलोजेंस से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना क्यों डिफिकल्ट है? हैलोजेंस किसी भी पीरियड में देखें एंड पे आ रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो हाईएस्ट होता है हैलोजेंस के लिए, और साइज जो एटम का वो बहुत कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना डिफिकल्ट है। व्हाट इज द शील्डिंग इफेक्ट? शील्डिंग इफेक्ट डिस्कस हुआ कि इट इज द डिक्रीज इन अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स due to the presence of intervening electrons. 10वां क्वेश्चन, how does shielding effect decrease the forces of electrostatic attractions between nucleus and outermost shells? shielding effect जो है it shields the attractive force of nucleus. न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जो सेल्स होते हैं इनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शंस की वजह से जो न्यूक्लियस चार्ज होता है वो सारे का सारा एक्चुअल चार्ज इफेक्ट नहीं करता, बल्कि सिर्फ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जो बाहर के शेल्स पे अप्लाई होता है, और वो किस वजह से हुआ? शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, शील्डिंग इफेक्ट उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो दरमियान में मौजूद थे। 11th क्वेश्चन, व्हाई डज द बिगर साइज एटम्स हैव मोर शील्डिंग इफेक्ट? देखें बिगर साइज एटम्स में मोर एंड मोर शेल्स होते हैं और जो वैलेंस शेल है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर हो जाता है, लिहाजा जो शील्डिंग इफेक्ट है चूंकि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पे डिपेंड करता है और शेल्स की तादाद पे,
तो बिगर साइज एटम्स में ज्यादा शेल्स हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो रिपल्शंस भी ज्यादा होंगी, इस वजह से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। 12th क्वेश्चन है कि व्हाई डज द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज सेम इन अ पीरियड, कि दोनों के ट्रेंड क्यों सेम है, कि दोनों इंक्रीज होते हैं पीरियड में। उसकी वजह यह कि जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इनको, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को, वो सेम है, कि शील्डिंग इफेक्ट है पीरियड में वो सेम है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, उसके इंक्रीज होने से दोनों इंक्रीज होती हैं। एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, डिक्रीज होने से दोनों बढ़ती हैं। ठीक है, न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स मुसलसल बढ़ रही है और उसके बढ़ने से ये दोनों बढ़ती हैं, यही वजह है कि दोनों के ट्रेंड सिमिलर है। 13th क्वेश्चन, विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैंने अभी एक्सप्लेन किया, फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है। ये इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मौजूद हैं अभी जो मैं डिस्कस कर चुका हूं। ये लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 13 यहाँ पे। अभी एक्सरसाइज है चैप्टर की। पहला क्वेश्चन है एमसीक्यूज का। फर्स्ट एमसीक्यू इज देयर, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक टेबल, ये ऑप्शन है कि इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज तो नहीं होते। नंबर 2, इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, ग्रुप में इंक्रीज होते हैं, लिहाजा बी ऑप्शन सही है। अब डी में, सी में लिखा है कि डू नॉट चेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, गलत है। डिक्रीज फ्रॉम टॉप, ये भी गलत है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है पहले में। सेकंड क्वेश्चन, कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम, इलेक्ट्रॉन जब ऐड हो तो वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है। अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है, ये डी ऑप्शन होगी इसमें। तीसरा क्वेश्चन, मंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड अपॉन द एटॉमिक मास, तो ये बी ऑप्शन होगी इसमें। फोर्थ है कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर की बेस पे किया गया था, तो बी ऑप्शन होगी, ये हेनरी मॉसले का जो 1913 में पेश किया गया लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। फिफ्थ क्वेश्चन है कि फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड, इनको हम नॉर्मल पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड जो है इनको नॉर्मल पीरियड्स कहा जाता है। नॉर्मल किस लिहाज से, कि ना वेरी शॉर्ट है, नीदर दे आर वेरी शॉर्ट नॉर दे आर वेरी लॉन्ग, इसे नॉर्मल पीरियड्स कहलाते हैं। उसके बाद छठा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन हैज द लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, तो आयोडीन चूंकि बॉटम पे आता है तो आयोडीन की सबसे कम है। सेवंथ क्वेश्चन, along the period which one the following decreases atomic radius, लाजिम आता है एटॉमिक रेडियस तो कम होता है, बाकी देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी इंक्रीज होती है, तो ए ऑप्शन ठीक है। एट्थ क्वेश्चन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर, कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या हैं, वो सारे मेटल्स होते हैं, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल आर मेटल्स। नाइन्थ क्वेश्चन, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द आयोनाइजेशन एनर्जी, कि आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो मार्क करनी है, तो इतिहास से क्वेश्चन पढ़कर जो है इसको आप टिक मार्क किया करें। बाज का वो करेक्ट ऑप्शन पूछते हैं, बाज का इनकरेक्ट, जैसे यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछिए। अब देखिए पहले ऑप्शन है कि इट इज मेजर्ड इन किलोजोल पर मोल, तो ठीक है, किलोजोल पर मोल में ही हम इसको मेजर करते हैं। दूसरी बात, इट इज अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, अब आयोनाइजेशन एनर्जी जो है अब्जॉर्प्शन नहीं होती, सॉरी, इट इज अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। हाँ देखिए, एनर्जी अब्जॉर्ब वाकई होती है, हमें एनर्जी देनी पड़ती है, जैसा ये भी ठीक हो गया, एनर्जी हमें, हम जो देते हैं लाजिम बात है एटम अब्जॉर्ब करता है। तीसरा कि इट डिक्रीजेज इन अ पीरियड, ये गलत हो गया, पीरियड में ये इंक्रीज होती है, उन्होंने कहा डिक्रीज होना, तो सी ऑप्शन होगी। नेक्स्ट लिखा है कि डिक्रीजेज इन ग्रुप, तो ये भी ठीक है, ग्रुप में डिक्रीज होती, तो नाइन्थ में सी ऑप्शन होगी। 10वां क्वेश्चन, पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, यहाँ भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। पहला कि इट इज मेजर्ड इन किलोजूल पर मोल, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स रिलीज ऑफ एनर्जी, ये भी ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एनर्जी रिलीज होती है, उसको कहते हैं। सी के इट डिक्रीजेस इन अ पीरियड, ये गलत कर दिया इसमें भी, कि पीरियड में इंक्रीज होती है जबकि उन्होंने डिक्रीज कर दिया, ये डिक्रीज इन ग्रुप, ये ठीक है, तो 10वें में भी सी ऑप्शन है। ये आगे एक एमसीक्यू उसकी की भी दी हुई है जो मैंने डिस्कस की है। उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वेरी सिंपल हैं, ये पीछे चैप्टर में भी डिस्कस हो चुके हैं, और अभी मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ इन सबके आंसर्स। लेकिन ये पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है,
कि why are noble gases not reactive, explain किया. Why cesium requires little energy to release its electron present in the outermost shell, इसका आंसर मौजूद है. सारी चीजें लेक्चर्स में डिस्कस हो चुकी हैं, लिहाजा कोई यहाँ पे नई चीज नहीं है. आपको जस्ट मैं आंसर व्यू करवा रहा हूँ. आप वीडियो को वॉच करते हुए इसको वीडियो को स्टिल करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आंसर्स वॉच कर सकते हैं. 3, 4, 5 के आंसर्स हैं. नेक्स्ट 6 और 7 क्वेश्चन, इनके आंसर्स हैं. 8th एंड 9th क्वेश्चंस जो हैं, अब इनके आंसर वॉच कर सकते हैं. ये 9 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. आप पीछे अगर देखें तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 9 ही थे. गिव द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन दीजिए इन पीरियड, ये आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन था 9, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये भी इसी तरह से एक्सप्लेन किए हुए हैं. ये 10 लॉन्ग क्वेश्चन है. ये देखें, ये पहला और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन, इसके आंसर आप वॉच कर सकते हैं. ये सारी चीजें डिटेल से पीछे लेक्चर्स में डिस्कस हो चुकी हैं, लिहाजा यहाँ पे इनको रिपीट करना जो है ये जरूरी नहीं है. ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ट्रेंड्स पूछी हैं पीरियड और ग्रुप में, उनको एक्सप्लेन किया. फैक्टर्स डिस्कस किए हुए हैं जो जो अफेक्ट करते हैं इनको. क्वेश्चन नंबर 4 है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल, जो कि हमने डिस्कस की लेक्चर में. क्वेश्चन नंबर 5, इसमें डिफरेंट ब्लॉक्स का पूछा हुआ है. प्रेडिक्ट टेबल के जो ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, एक्सप्लेन किए हुए. अकॉर्डिंग टू द मटेरियल ऑफ योर बुक इट इज देयर, सिलेबस के मुताबिक ये आंसर्स हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें डिटेल ऑफ पीरियड्स जो है इट वाज आस्क्ड, तो ये डिफरेंट पीरियड्स को एक्सप्लेन किया हुआ है. नीचे टेबल भी दिए. टेबल आपको वैसे याद करना जो है जरूरी नहीं है, अब इसकी सिर्फ फीचर्स जो है वो याद करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर्स हैं. क्वेश्चन 9 और 10, अब 10 ही क्वेश्चंस थे, इनके आंसर आप देख चुके हैं. देखिए 10 क्वेश्चन थे. लास्ट वन था कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट बिगर साइज एटम्स हैव मोर शील्डिंग इफेक्ट दस लो आयनाइजेशन एनर्जी. तो आप देख सकते हैं कि ये 10th क्वेश्चन जो है उसको भी एक्सप्लेन कर दिया गया. With this, it is the end of our today's lesson, and it is also the end of our chapter number 3. Okay, Allah Hafiz.